नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका नई वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि भाई जैसे हमने एलएलबी कर लिया है तो अब हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं। एलएलबी करने के बाद हम क्या क्या टारगेट कर सकते हैं। देखिए, जुडिशरी भी हमारे पास ऑप्शन है। हम एडवोकेसी में भी कैरियर बना सकते हैं। टॉप पे जाके एओआर का एग्ज़ाम देके एडवोकेसी में भी बहुत अच्छा कैरियर बना सकते हैं। ठीक है। फिर हम या फिर कोई गवर्नमेंट अगर लॉयर बनना चाहें तो हम असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर ऑफिसर का एग्ज़ाम दे सकते हैं, एपीपी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिर आपका एडीए या एडीओ भी एग्ज़ाम होता है, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी या ऑफिसर का भी। फिर यूजीसी नेट भी ऑप्शन है हमारे पास, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या हमें रिसर्च साइड में जाना है लॉ में, क्योंकि भाई हमें पढ़ना काफ़ी अच्छा लगता है तो हम रिसर्च करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि भाई हम दूसरी कंट्री में जाके भी वहाँ के जो लॉ के स्टूडेंट हैं उनके साथ बैठ के रिसर्च करें, तो यूजीसी नेट एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। या फिर हम ये चाह रहे हैं कि भाई क्लैट पीजी कर लें, अगर हमारा एलएलबी वाला कॉलेज अच्छा नहीं है तो हम क्लैट पीजी करके थोड़ा सा अपने कॉलेज को अपग्रेड करें और उसके बाद अपना आगे करियर देखें कि क्या हमारा किस डायरेक्शन में करियर जाता है। और एक आपका सीयूटी ऑप्शन है कि भाई आप सीयूटी के थ्रू भी एलएलएम कर सकते हो, फिर आप अपना वही यूजीसी नेट के रिगार्डिंग है। और एक आपका यूपीएससी में भी लॉ का ऑप्शन होता है, अगर आप यूपीएससी करना चाह रहे हो, क्योंकि लॉ पढ़ने के बाद कॉन्फिडेंस काफ़ी आता है, काफ़ी चीज़ों की नॉलेज हो जाती है इंसान को। हर एक सेक्टर में एलएलबी में आप पढ़ाई कर लेते हो तो आपको काफ़ी नॉलेज हो जाती है, और आप अगर यूपीएससी का अटैम्प्ट दोगे तो शायद आपका होने के चांसेस भी हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम जुड़े हैं हमारे चैनल पे तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा, हम एक सर्वे करा रहे हैं, वोटिंग करवा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि भाई हमें किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए तो मैं उसी के अकॉर्डिंग ही वीडियोस अपलोड किया करूँगा। तो अभी तक लगभग 150 लोगों ने वोट कर दिया है। अगर आपको जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है आप अपना जाके वोट आउट कर सकते हो। कम्युनिटी पोस्ट पर मैंने ये वोट आउट वाला सर्वे डाल रखा है। कम्युनिटी टैब पर आप देखोगे तो आपको शुरू में ये मिल जाएगा। देखिए, एलएलबी आपने करी है तो एलएलबी आपने दो ही प्रकार के कॉलेज से करी होगी, या तो आपने एनएलयू से करी है, यानी कि आपने 12th के बाद आपने क्लैट यूजी का एग्ज़ाम दिया, 5 ईयर की आपने एलएलबी करी, तो वहाँ से आपने एनएलयू से आपने एलएलबी कर ली। अगर आपने एनएलयू से एलएलबी नहीं करी है तो ये डेफिनेटली बात है कि भाई आपने 3 ईयर एलएलबी या फिर 5 ईयर एलएलबी करी है। ठीक है, मोस्टली 3 ईयर एलएलबी करी होगी आपने, क्योंकि 5 ईयर वाले मोस्टली एनएलयू की टारगेट करते हैं, लेकिन 3 ईयर वाले भी जैसे ग्रेजुएशन के बाद कर लेते हैं एलएलबी। तो डिफरेंस है भाई, कॉलेज का डिफरेंस रहेगा, कुछ भी मान लो चाहे मत मानो आप, लेकिन एनएलयू का टैग अगर आपके साथ लग गया है एलएलबी में तो वो आपको बेनिफिट देगा। वहाँ की जो फैकल्टी है, वहाँ का जो स्टाफ है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, स्टूडेंट्स जो कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है ना, वो आपको डेफिनेटली बेनिफिट देगा, एक एज देगा जो और बच्चों से जो नॉन एनएलयू है। नॉन एनएलयू कॉलेज में भी अगर डीयू बीएचयू बीबीयू जामिया मिलिया और भी बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है आपकी, मुंबई में भी एक कॉलेज है गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई, फिर आपका मोहाली में भी आर्मी का एक लॉ कॉलेज है, ठीक है, चंडीगढ़ में। तो ऐसे अगर नॉन एनएलयू कॉलेज में भी अगर आपने इन कॉलेज से एलएलबी नहीं करी है तो आपके लिए थोड़ी परेशानी बढ़ जाती है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पूरी एलएलबी में, पूरे एलएलबी के कोर्स में उन्होंने 20-30 ही जजमेंट पढ़े होते हैं, और वो भी केवल टीचर ने बता दिए तो उन्होंने देख लिया, खुद से वो भी नहीं पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे कॉलेज से पढ़ोगे तो आपको जजमेंट पढ़नी आती है, आपको पूरा एक पता है सिनेरियो क्या होता है कोर्ट में, प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशन आपको सारी आती है लॉ के रिगार्डिंग, तो वहाँ पे अच्छे कॉलेज का ये फ़ायदा आपको मिलेगा। देखिए, जो एनएलयू वाले बच्चे हैं वो मोस्टली कॉरपोरेट सेक्टर में जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि भाई अच्छा पैकेज मिलता है, और 12th के बाद 5 साल की एलएलबी करके भाई हर कोई चाहेगा कि भाई हम पहले थोड़ा सा अपना रेवेन्यू जनरेट कर ले, उसके बाद अगर हमारा कोई पैशन है तो वो फॉलो करेंगे, ठीक है, या फिर हमें किसी पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट है तो वो देखेंगे। लेकिन मोस्टली लोग सीच आउट कर जाते हैं कॉरपोरेट सेक्टर में। बहुत कम लोग हैं जो आगे अपना क्लैट पीजी का एग्जाम देते हैं और थोड़ी अपनी एजुकेशन को अपग्रेड करते हैं, हायर एजुकेशन में जाते हैं। करते तो हैं लेकिन कम करते हैं, मोस्टली यही करते हैं कि अपना बढ़िया से जॉब ले लेते हैं और अपना फिर आगे वो सीओ कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद उनका मन बनता है तो फिर वो जुडिशरी देते हैं, और फिर वो और भी जो ऑप्शन है उनके पास, क्योंकि भाई आउट ऑफ द इंडिया जाने का ऑप्शन है तो वो भी वो डिसाइड करते हैं। इन बच्चों के लिए देखिए हर एक ऑप्शन अवेलेबल है, हर एक दरवाज़ा खुला है। अगर ये कुछ भी करना चाहें, इनको जुडिशरी करना हो, इनको भाई आपको एआर बनना है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट का बनना है, या फिर इन्हें यूजीसी नेट करना है, कुछ भी करना है इनको, जो भी आप सोच सकते हो, सीबीआई में आपको प्रोसिक्यूटर ऑफिसर बनना है, या फिर आपको जैग में जज अटॉर्नी जनरल जो होता है आपका क्लैट पीजी के थ्रू वो बनना है आपको, जज एडवोकेट जनरल, तो आप कुछ भी बन सकते हो। जो अगर एनएलयू से पास आउट है उन बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है। भाई देखो, बात सारी खेल यहाँ पे है ना, जो खेल है सारा कॉन्फिडेंस का है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, कॉन्फिडेंस आएगा आपको डेफिनेटली। कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करोगे तो उसमें सबसे पहले कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होता है, उसके बाद आपकी नॉलेज धीरे धीरे बढ़ती है। तो इन बच्चों में इस चीज़ की कमी होती नहीं, नॉलेज की भी कमी नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, इसलिए ये एज रहता है।
देखिए जो आपके हमारे जो रिस्पेक्टिव सीजीआई हैं DY चंद्रचूड़ जी, उन्होंने एक टाइम पहले, आज से कुछ टाइम पहले, 1-1.5 महीने पहले एक कमेंट भी किया था कि जो एनएलयू और नॉन एनएलयू स्टूडेंट्स हैं उनमें थोड़ा डिफरेंस रहता है। हालांकि उनका जो कहने का मतलब था वो एक अलग सिनेरियो था, लेकिन उनका भी कहना है कि जो एनएलयू के स्टूडेंट होते हैं उनका एक अच्छा बैकग्राउंड होता है, उनकी नॉलेज अच्छी होती है, उनकी चीज़ों में समझने की पकड़ अच्छी होती है, ठीक है। तो वो ये ना देखें कि भाई ये नॉन एनएलयू स्टूडेंट है तो इसके साथ अजीब सा हम व्यवहार करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक बच्चे को उतनी इंपॉर्टेंस देनी जानी चाहिए। देखिए जैसे आप अगर साइंस साइड से देखें तो आईआईटीज मानी जाती हैं टॉप अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं। अगर आप मैनेजमेंट साइड देखें, एमबीए साइड देखें तो आईएम माना जाता है कि हमारे टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं। ऐसे ही अगर हम लॉ की साइड से देखें तो हमारे एनएलयू टॉप इंस्टीट्यूट्स माने जाते हैं। तो इसीलिए हर एक बच्चे का सपना होता है कि वो एक बार एनएलयू में ज़रूर पढ़ाई करे, या तो क्लैट यूजी के थ्रू करे या क्लैट पीजी के थ्रू करे। तो वो आप डिसाइड कर लो कि आप कौन से स्टैंड पे हो, क्योंकि हर एक बच्चे का स्टैंड अलग है। हर एक बच्चे की डिग्री के अकॉर्डिंग उसका जो कैरियर का चुनाव है वो अलग अलग हो सकता है। अब बात कर लेते हैं नॉन एनएलयू स्टूडेंट्स की। अगर आपका कॉलेज भी अच्छा नहीं है, DU BHU BBU जामिया मिलिया या और भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं 3-4, अगर वहाँ से भी आपने नहीं किया तो भाई आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत मेहनत करके आ रहे हैं। और ये लो तो सब्जेक्ट ही ऐसा, अगर किसी को मज़ा आने लग गया ना इसमें, अगर किसी को इंटरेस्ट आ गया तो भाई वो दिन के 15-16 घंटे भी पढ़ मारेगा, ठीक है। और वो एक दिन नहीं, वो महीने, आप मान के चलो कि साल के वो 8-10 महीने भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है। अगर इंटरेस्ट एक बार आपका बन गया तो फिर आपको पढ़ने मज़ा आएगा। अपन कोई भी वही काम करते हैं, मूवी देखते हैं भाई हमें अच्छा लगता है इसलिए देखते हैं, गाने सुनते हैं अच्छा लगता है इसलिए करते हैं। लेकिन सोचो किसी इंसान को अगर पढ़ना अच्छा लगने लग गया लो, तो भाई फिर वो उसके लिए कोई थर्ड ऑप्शन बचता नहीं, बस वो अपना पढ़ाई करेगा मजे से और एग्जाम करेक्ट करेगा। कोई इसको कोई भी डिफिकल्टी एग्जाम में आने वाली नहीं है। हम देख लेते हैं कि भाई जो LLB के बाद जो ब्रांचेज हैं, अगर हम देखें कैरियर वाइज, मोस्टली 6 टाइप्स में मैंने इसको डिवाइड किया। देखिए जो सबसे पहला जो टाइप है, ब्रांच है हमारा LLB करने के बाद, वो एक एडवोकेसी है। हर एक बंदा LLB करने के बाद अगर अपने आप को स्टेट बार काउंसिल में एनरोल करा लेता है, अपना मेंबरशिप ले लेता है, तो वो एडवोकेट बन जाता है उस दिन से, ठीक है। अगर आप नहीं करा रहे हो तो आप केवल लॉयर हो, ठीक है। और जो एनरोलमेंट करा लेता है वो एडवोकेट बन जाता है, यही डिफरेंस है। तो एक एडवोकेसी होती है ओल्ड स्कूल एडवोकेसी, जहाँ पे आप अपना लिटिगेशन करते हो, पूरा कोर्ट जाते हो, जो आपके ओल्ड कोर्ट्स हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ट्राइब्यूनल्स हैं, इसमें आप काम करते हो, ठीक है। बेल करवाना, डाइवोर्स करवाना, ठीक है, प्रॉपर्टी के मैटर्स देखना, आपके मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल के मैटर देखना, इसमें आप धीरे धीरे अपना इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक्सपर्टीज बनाते हो। लेकिन ये एक ओल्ड स्कूल एडवोकेसी कहलाती है। एक एडवोकेसी है, आप कॉरपोरेट लॉयर बन जाते हो। भाई ये जो फील्ड है ना, ये एनएलयू वाले यहाँ पे बाजी मार लेते हैं। नॉन एनएलयू वाले अगर जाएंगे भी ना इसमें तो उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस फील्ड में अपना नाम बनाने के लिए, क्योंकि जो एनएलयू का जो कंसेप्ट ही है वो आपका कॉरपोरेट सेक्टर के बेस पे ही है। जितनी भी आपके देखिए बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, जितने भी नए नए स्टार्टअप्स होते हैं, उनको लीगल एडवाइज़र चाहिए ही चाहिए। बिना लीगल एडवाइज़र के आप कुछ कर ही नहीं सकते। कोई भी कंपनी खोलोगे, कोई भी स्टार्टअप खोलोगे, कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन खोल रहे हो तो वहाँ पे एक लीगल एडवाइज़र चाहिए ही चाहिए। कंपनी लॉ आपको बहुत अच्छे से पढ़ा होना चाहिए। तो ये भाई कंपनी लॉ आप देखोगे कि ये एनएलयू वाले तो चाट जाते हैं अच्छे से ना, इनको बड़ा अच्छे से इसमें इनकी नॉलेज होती है। कंपनी लॉ हो गया आपका, पार्टनरशिप हो गया आपका, सेल्स ऑफ गुड्स हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो ये जो कंपटीशन लॉ हो गया आपका, आईपीआर हो गया, इन सब्जेक्ट्स में इनकी महारत हासिल होती है। इनके साथ कंपटीशन करने में थोड़ी सी आपको मुश्किल आएगी। तो एक प्रकार की ये मॉडर्न स्कूल एडवोकेसी इसको आप कह सकते हो कि इन टाइप की चीज़ें आजकल जो हमारा सोसाइटी बढ़ रही है, तो इन ऐसे लॉयर्स की भी नीड बहुत ज़्यादा हो गई है। इनकी डिमांड है और वो भी अच्छे लॉयर्स की डिमांड है। तो ये आप बन पाओगे जब एक अच्छे कॉलेज से आप एक LLB या LLM की डिग्री लोगे। थर्ड ब्रांच जो है वो है आपकी जुडिशरी, या फिर आप जो असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर ऑफिसर है, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है, या फिर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, इनके एग्ज़ाम होते हैं। जुडिशरी में आप सिविल जज की है, और सिविल जज और आपका मजिस्ट्रेट होता है उनकी तैयारी करते हो। आप लोअर जुडिशरी की भी तैयारी कर सकते हो, हायर जुडिशरी की भी तैयारी कर सकते हो। लोअर जुडिशरी के लिए मिनिमम 21 साल की आपको एज चाहिए, LLB की डिग्री चाहिए। हायर जुडिशरी के लिए 35 मोस्टली एज होती है, किसी किसी स्टेट्स में 34 भी है। 34, 35 और 7 साल का आपका प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम। उसके बाद ही आप एलिजिबल होते हो एग्ज़ाम देने के लिए हायर जुडिशरी का। फिर आप डायरेक्ट आपका जो एडिशनल या फिर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज होता है उस पोस्ट पे आप लगते हो, और रिटायरमेंट के पास आते आते आप हाई कोर्ट में भी पहुंच जाते हो। लेकिन जो आप लोअर कोर्ट में लगते हो तो उसमें चांसेस कम है, बहुत ही कम लोग होते हैं जो हाई कोर्ट तक पहुंच पाते हैं। अगर छोटी एज में लग रहे हो, काम अच्छा कर रहे हो, आपका जो
वर्क प्रोफाइल है वो अच्छा है तो भाई बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप प्रमोशन लेके हाई कोर्ट में चले जाओगे, लेकिन हायर जुडिशरी वाले तो जाते ही जाते हैं। एक आपकी ब्रांच है असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, कॉलेजेस में आप देख रहे होगे असिस्टेंट प्रोफेसर आपको पढ़ाते हैं, लो पढ़ाते हैं, या फिर आप रिसर्च साइड भी जा सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, एक ये वाली साइड है, ठीक है, इसके अंदर भी काफ़ी स्कोप है। ये वो बच्चे जाते हैं जिनको मतलब बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ों को पढ़ने का शौक है, नए नए टॉपिक्स को पढ़ने का शौक है, उनमें रिसर्च करने का शौक है, ठीक है, नई नई थीसिस लिखने का शौक है, ठीक है, तो ये रिसर्चर काइंड के जो पर्सन होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी फील्ड है, आप इसमें जाने की एक बार सोच सकते हो। दूसरा जो अदर्स में मैंने कैटेगरी में रखा है, एक आपका जैग जो होता है, जज एडवोकेट जनरल, जो आपका क्लैट पीजी के थ्रू आपका इंडियन आर्मी में जो आपके जो एडवोकेट्स होते हैं, जो जजेस होते हैं, उनके रिगार्डिंग आपका ये एग्जाम क्लैट के थ्रू इनका एक होता है, एसएसबी कंडक्ट कराया जाएगा, आपको एक क्लैट पीजी का एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बेस पे ही मेरिट लिस्ट निकलेगी, उसके बाद फिर आपका एसएसबी होगा, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी। सीट्स काफ़ी कम होती हैं तो इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो एज लिमिट है वो केवल 25 साल की है, तो बहुत से बच्चा, आधे से ज़्यादा क्राउड तो इस वजह से ही बाहर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग 25-26 साल में तो एलएलबी करने की सोचते हैं, एलएलबी में एंट्री मारते हैं, क्योंकि देखिए जिसने 12th के बाद एलएलबी की सोच ली है तो वो तो चलो ठीक है, 21-22-23 तक पास आउट हो जाता है, 23-24 तक पास आउट हो जाता है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो 3 ईयर एलएलबी करते हैं और उनका मेन टारगेट और कुछ होता है, वहाँ से उन्हें अगर फेलियर मिलता है तो उसके बाद ही वो स्विच ऑन करते हैं एलएलबी में। तो यहाँ पे आपका जैग एक ऑप्शन है। यूपीएससी में आप लो ऑप्शन ले सकते हो। देखो यूपीएससी में अगर आप लो ऑप्शन का सिलेबस देखोगे ना तो आपको पता चलेगा जो आपका एलएलबी कोर्स का सिलेबस है ना उसका मुश्किल से 20 से 25% ही उसका लो ऑप्शनल सिलेबस है। बहुत ही आसान लगेगा आपको। एक बार आप डाउनलोड पीडीएफ एक बार डाउनलोड करके एक बार यूपीएससी लो ऑप्शनल का सिलेबस देख सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन आता है आपका, आईपीसी आता है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ आता है, पार्टनरशिप आता है, सेल्स गुड्स आता है, इंटरनेशनल लॉ आता है, और एक आपका जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के रिगार्डिंग है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी आता है। छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं, आपका जूरिस्प्रूडेंस आता है। ज़्यादा इसमें कुछ बड़ी मतलब बात है नहीं, बहुत आसानी से आप कर लोगे, बहुत ही छोटा सिलेबस लगेगा आपको। पीएसयूज में आप जा सकते हो, पब्लिक सेक्टर जो आपके होते हैं यूनियंस, उनमें आप जा सकते हो। क्लैट पीजी का एग्जाम देना पड़ेगा आपको। जो टॉप के बच्चे हैं 50-60-100 रैंक तक बच्चे हैं उनको वहाँ पे जॉब मिलती है, काफ़ी अच्छा पैकेज मिलता है। और गवर्नमेंट जॉब में अगर आपको अच्छा पैकेज चाहिए तो पीएसयू की जॉब सबसे बेस्ट है। जैसे अगर साइंस वाले बच्चे अगर कोई वीडियो देख रहे हैं उसे पता होगा, गेट नाम का एक एग्ज़ाम होता है, आईआईटी से एमटेक करने के लगभग होता है, एनआईटी आईआईटी से एमटेक करने के लिए, ताकि आप पीएसयू में एक अच्छी जॉब मिल जाओ। 15-16-17-18 लाख तक का आपको जाते ही पैकेज मिल जाता है। फिर आपका आईबीपीएस में भी लीगल ऑफिसर्स नीड होते हैं, बैंक्स वगैरह में, एसबीआई में भी होते हैं, और भी प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं, एचडीएफसी, आईसीआई, इनमें भी आपको लीगल ऑफिसर की जरूरत पड़ेगी। सेबी का भी एग्जाम हुआ था अभी रिसेंटली 2-3 महीने पहले। सीबीआई में भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जरूरत पड़ती है। या फिर आप एक पॉलिटिक्स में भी जा सकते हो, एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। जर्नलिज्म में जा सकते हो, ऑथर बन सकते हो, एनजीओ से जुड़ सकते हो। अगर आपका भाई मनी एम नहीं है, मनी इज योर नॉट टारगेट, तो भाई आप अपना एनजीओ ज्वाइन करो, आप लोगों की मदद करो, किसी प्रकार का एनजीओ ज्वाइन करो, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, एनिमल से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, जो भी आपको लगता है उस प्रकार का एनजीओ आप ज्वाइन कर सकते हो। फिर आप यूट्यूब भी ज्वाइन कर सकते हो भाई, जो भी आपने एक्सपीरियंसेस फेस करें एलएलबी के दौरान, या फिर आपने प्रैक्टिस कर ली है, प्रैक्टिस के टाइम जो आपने एक्सपीरियंसेस फेस करें, आप ये चाहते हो कि जो आपकी स्टूडेंट कम्युनिटी है, लॉयर जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, उसको आप हेल्प कर पाओ, या फिर कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आप अपने व्यूज़ रख पाओ, जो भी करंट में सिनारियोज चल रहे हैं, तो आप एक अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हो। इंस्टाग्राम पे आप अपना एक पेज बना सकते हो, लोगों से जुड़ सकते हो, कनेक्टिविटी बना सकते हो। एक ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। देखिए जो मैंने आपको बताया है ये 5 ब्रांचेस, इनमें आपको टॉप पे पहुंचने के लिए कुछ एग्ज़ाम्स या फिर कुछ स्किल्स आपको देनी पड़ेंगी, तभी आप इन ब्रांचेस में टॉप पे जा पाओगे। देखिए अगर आपको एडवोकेसी ओल्ड स्कूल में अगर अपने को बिल्कुल आपको फाइन टॉप लेवल तक पहुंचना है तो सबसे पहले आपको एआईबी का एग्ज़ाम कंडक्ट जो कराती है, जो अभी रिसेंटली 10 तारीख को हुआ था, वो पास करना होगा। उसका क्राइटेरिया कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत ही आसान एग्जाम आता है। 45 जनरल ओबीसी, एससी एसटी 40 आपको मार्क्स चाहिए होंगे, नो नेगेटिव मार्किंग होती है। जैसे आप एआईबी क्लियर कर लेते हो, मतलब वैसे तो आपका एनरोलमेंट पीरियड उसी दिन से शुरू हो जाता है जिस दिन आप अपने स्टेट बार काउंसिल में आपने एनरोलमेंट कराया है। तो उस दिन से लेके 4 साल तक आपको प्रैक्टिस करनी होती है। 4 साल की प्रैक्टिस के बाद आप किसी भी एओआर जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट में, जिसका एक्सपीरियंस 10 साल से ज़्यादा है, उसके अंडर आपको 1 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ती है। उसके बाद ही आप ये वाला एग्ज़ाम लिखने के लिए एलिजिबल होते हो। तो लगभग आपको 5 साल चाहिए, उसके बाद ही आप एओआर का एग्ज़ाम लिखोगे। उसके अंदर 4 पेपर आते हैं आपके, ड्राफ्टिंग का, प्रोफेशनल एथिक्स का, और एक आपका
सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स होते हैं और एक सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013। 4 पेपर आते हैं, रिटन एग्जाम होता है। और सबसे बुरी बात इस एग्ज़ाम की ये है, अगर एक बार आप फेल हो गए तो आप अगले साल वो एग्ज़ाम नहीं दे सकते, फिर आप थर्ड ईयर में आप वो एग्ज़ाम दोगे। ऐसे ऐसे करके इसमें 5 अटैम्प्ट मिलते हैं, 4 से 5 अटैम्प्ट मिलते हैं, ज़्यादा अटैम्प्ट भी इसमें है नहीं। तो बहुत ही मुश्किल एग्ज़ाम है। एक बार में आपको देखोगे तो थोड़ा सा तैयारी करके ही आप एग्ज़ाम दोगे तो ही बेनिफिट है, वरना अगले साल आप दे ही नहीं पाओगे। फिर अगर आपको कॉर्पोरेट लॉयर बनना है, बहुत अच्छा है, एक स्केल में जाना है, बहुत अच्छा मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना है, बिल्कुल उसके करियर की टॉप ग्रोथ पे आपको जाना है, तो भाई मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर आपने एनएलयू से पढ़ाई नहीं करी है, क्लैट यूजी के थ्रू नहीं करी है, तो आप भाई एक मौका है आपके पास, आप क्लैट पीजी एग्ज़ाम दीजिए, उसकी प्रिपरेशन करिए। क्लैट पीजी जो अभी हुआ था 3 दिसंबर को, वो आपका 2024 के सेशन के लिए हुआ था। जो 2024 का सेशन है, जो अगस्त या जुलाई से शुरू होगा एनएलयूज़ में, उसका एग्ज़ाम अभी दिसंबर में कंडक्ट कराया गया। तो और दो जो 2000 आपका 25 का सेशन होगा, उसका एग्ज़ाम 2024 के दिसंबर या नवंबर के एग्जाम मंथ में करवाया जाएगा। तो आप उस एग्ज़ाम को टारगेट कर सकते हो, क्लैट पीजी का टारगेट कर सकते हो, या फिर AILET एलेट का भी एग्ज़ाम दे सकते हो, जो NLU दिल्ली कंडक्ट कराता है। इसका एग्ज़ाम था 10 तारीख को, सेम डे जिस दिन आपका AIB का एग्ज़ाम था। NLU दिल्ली भी टॉप 3 NLUज़ में आता है, टॉप 3-4 NLUज़ में, टॉप टायर 1, टायर 2, टायर 3, 3 प्रकार के NLUज़ में उसको डिवाइड किया गया। NLUज़ को जो 15-16 आपके NLU हैं, टायर 1 और टायर 2 NLUज़ बहुत अच्छे होते हैं, इनमें एडमिशन लेने का सपना हर एक बच्चे का होता है। टायर 3 NLUज़ में कुछ बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, कुछ बच्चे नहीं लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा भी, वो नए NLUज़ हैं, उनकी उतनी एक्सपर्टीज़ है नहीं, लेकिन NLU का टैग लग जाता है, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। एक आपका IIT खड़गपुर का भी एग्ज़ाम होता है। IIT खड़गपुर में एक लॉ स्कूल है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के, राजीव गांधी का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के रिगार्डिंग स्कूल है, जो आपको 3 ईयर LLB और आपका 2 ईयर LLM भी कराता है। IPR में, कॉन्स्टिट्यूशन राइट में, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में। इस बार से इस एग्ज़ाम का फॉर्म निकले हुए हैं आपके, अभी दिसंबर मंथ में निकले थे। 1 दिसंबर को मैंने अपना कम्युनिटी पोस्ट पर डाल रखा है, काफ़ी बच्चों ने वो पोस्ट देखी भी थी और लाइक भी किया था। तो ये एग्ज़ाम आप दे सकते हो। इस बार से सबसे अच्छी बात क्या है, इस एग्ज़ाम में इंटरव्यू हटा दिया है। पहले इस एग्ज़ाम में इंटरव्यू होता था, ठीक है, इंटरव्यू देना पड़ता था आपको, इंटरव्यू क्लियर करोगे, उसके मार्क्स होते थे, 30% क्राइटेरिया इंटरव्यू के मार्क्स होते थे, उसके बाद आपका फाइनल रिटर्न और इंटरव्यू का जोड़ के एक मेरिट लिस्ट बनती थी। इस बार उन्होंने वो सिस्टम ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम आपका जो 2024 के सेशन की बात करें तो ये मार्च में कंडक्ट कराया जाएगा। टेंटेटिव इसकी डेट आई नहीं अभी, लेकिन मोस्ट प्रोबली मार्च का इन्होंने नोटिफिकेशन में बता रखा है। आपको अगर पूरी नोटिफिकेशन चाहिए तो IIT खड़गपुर के वेबसाइट पर जाके, लो वाले उसके डिपार्टमेंट में, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो, या फिर लिंक्डइन पे मैंने इसका पूरा नोटिफिकेशन डाल रखा है, आप PDF वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। और भाई अगर आपने जुडिशरी में, अगर आपको जाना है, जुडिशरी में जाना है, या फिर आपको गवर्नमेंट लॉयर बनना है, तो भाई सीधी सी बात है, अंडरग्राउंड हो जाओ, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं आपका। केवल और केवल आपको सक्सेस अगर इस ब्रांच में आपको चाहिए तो केवल और केवल पढ़ाई दिलाएगी। आपके पास कुछ और कोई शॉर्टकट है नहीं, आपको अपना बेयर एक्ट अच्छे से पढ़ना पड़ेंगे, आपको केस लॉज अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, जितनी बार रिवाइज कर सको एग्ज़ाम देने से पहले। और अगर एक बार मन बना लिया ना, तो इस ब्रांच की तैयारी आप जब तक करो जब तक आपका लिस्ट में नाम ना आ जाए, भले ही लोअर जुडिशरी में ना आए, हायर जुडिशरी की तैयारी करो, हायर जुडिशरी में लेके आओ, ठीक है। तो एक बार आपने अगर जज बनने का सपना बना लिया है तो भाई फिर पीछे मत हटना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपके जो रास्ते हैं वो थोड़े कठिन हो सकते हैं, हार्ड हो सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बता दूं, अगर आप लिंक्डइन पे थोड़ा रिसर्च करोगे, थोड़ा सा आप जब भी आप किसी भी स्टेट जुडिशरी का एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है तो उसमें आप देखोगे मोर देन 80 to 90% बच्चे आप देखोगे NLU से होंगे, DU से होंगे, BHU से होंगे, BBU से होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि भाई कंपटीशन आपका इन बच्चों से है, तो इन बच्चों से अगर आपने अच्छे कॉलेज से LLB नहीं करी है तो इनको बीट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन कुछ भी आप देखो, हार्ड वर्क अगर आप कर सकते हो तो दुनिया में कोई भी चीज़ मुश्किल है नहीं। तो वो आप पे डिपेंड करेगा आप कितना हार्डवर्क करने के लिए तैयार हो। एग्ज़ाम आपका हो जाएगा अगर हार्डवर्क करोगे। हर बच्चा अगर हार्डवर्क करता है तो उससे कुछ ना कुछ एग्ज़ाम निकल ही जाता है बढ़िया। असिस्टेंट प्रोफेसर या रिसर्चर आपको बनना है तो भाई आपको सबसे अच्छी सलाह मैं देना चाहूँगा, CUT PG का एग्ज़ाम दीजिए आप। जो आपका अभी CUT PG 2024 में आपका CUT PG वाला एग्ज़ाम है वो मार्च मंथ में कंडक्ट कराया जाएगा, और CUT UG वाला एग्ज़ाम है वो मई मंथ में कंडक्ट कराया जाएगा। CUT PG के अंदर आप 3 ईयर LLB और 2 ईयर LLM कंडक्ट करवाया जाता है NTA के द्वारा। तो आपको LLB तो कर लिया, अब आपने, आपको LLM करना है, 2 ईयर LLM करना है, तो DU BHU BBU 3 ये टॉप के कॉलेजेस हैं जो यूनिवर्सिटीज़ इनमें पार्टिसिपेट करती हैं। उनमें से 3 ये यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपके टारगेट होना चाहिए। इन 3 में से कोई भी एक आपको मिल जाती है तो आप एडमिशन ले लीजिए।
उसके बाद आप साथ के साथ तैयारी करिए एलएलएम में यूजीसी नेट की। देखिए यूजीसी नेट का जो स्कोर कार्ड होता है वो 2 साल तक के लिए वैलिड होता है और आपकी एलएलएम भी 2 साल के लिए। तो जैसे आपका एडमिशन हो जाता है आप फर्स्ट सेमेस्टर भले ही छोड़ दो, फर्स्ट सेमेस्टर के बाद से ही तैयारी करनी शुरू कर देना और एलएलएम के एंड ईयर तक, आखिरी सेमेस्टर तक, फोर्थ सेमेस्टर तक आते आते अपना नेट निकाल लेना। इसके अंदर यूजीसी नेट होता है सिंपल और एक होता है यूजीसी नेट जेआरएफ। मतलब यूजीसी नेट जिसने क्लियर किया है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होता है। वो पीएचडी आप जब करोगे तो आपको जो गवर्नमेंट यूजीसी जो स्कॉलरशिप देती है वो स्टाइपेंड आपको इतना नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ के अंडर आप इसको क्लियर करते हो, उसकी कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाती है 20-30 मार्क्स, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से पर मंथ जेआरएफ जो होती है वो आपको पर मंथ 37 से 38 हज़ार रुपये मिलती है। थोड़ा सा बढ़ा दिया, पहले कम मिलते थे 34 से 35 हज़ार, अब 38-39 हज़ार रुपये मिलते हैं एक्ससिटी में। और फिर आपके 2 साल बाद एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाता है, 2.5 से 3 साल बाद, 2 साल बाद एसआरएफ में कन्वर्ट किया जाता है उसको। फिर आपकी पर मंथ आपकी जो स्टाइपेंड मिलता है आपको 43,000 44 एक्ससिटी की बता रहा हूँ मैं, XYZ सिटी के अकॉर्डिंग जिस भी कॉलेज से। इसकी कंडीशन यही है आपको पीएचडी में एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर आप पीएचडी में एडमिशन नहीं लोगे तो आपको ये स्टाइपेंड नहीं दिया जाएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि भाई आपको एलएलएम करते ही आपको एक बहुत अच्छा स्टाइपेंड मिलने लग जाएगा। 5 साल तक आपको फाइनेंशियली परेशान होने की कोई ज़रूरत है नहीं। अगर आपने जेआरएफ निकाल दिया है तो 5 साल तक आप बड़े आसानी से कुछ भी कर सकते हो। और मोस्टली मैंने देखा है बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं जो जुडिशरी की तैयारी करते हैं, वो सबसे पहले अपना यूजीसी नेट निकालते हैं, अच्छे कॉलेज के लिए निकालते हैं, जेआरएफ निकालते हैं, उसके बाद अपना जुडिशरी की तैयारी पैरेलली करते रहते हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि भाई आपको डायरेक्ट ही केवल इसी ब्रांच पे फोकस करना है या फिर इस ब्रांच पे फोकस करके फिर इस ब्रांच पे जाना है। वो आप पे डिसाइड करता है कि आप एक बैकअप ऑप्शन रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते। अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि मुझे इसी ब्रांच में जाना है, इसी में अपना कैरियर बनाना है, तो आप इसी को फोकस कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है तो भाई आप अपना ये एक बैकअप ऑप्शन रख सकते हो कि भाई अगर कल को यहाँ पे कुछ नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे जाके अपना आगे का फ्यूचर के जो है टारगेट्स वो पूरे कर सकता हूँ। और जो आपका अदर्स वाला ऑप्शन है इसके अंदर जैक के लिए आपको क्लैट पीजी देना पड़ेगा, यूपीएससी के लिए आपको यूपीएससी का जो सीएससी का एग्ज़ाम है मोस्टली आपको मार्च में या फेब में इसका नोटिफिकेशन निकलता है, जून जुलाई में इसका प्री एग्ज़ाम होता है, उसके बाद वो मेन एग्ज़ाम होता है, रिटर्न एग्ज़ाम होता है। और काफ़ी बच्चे, मैं बता दूं आपको, जो लो वाले बच्चे होते हैं ये एग्ज़ाम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। कॉन्फिडेंस आएगा बच्चों में ये एग्ज़ाम अगर आपने एलएलबी कर लिया और फिर अटैम्प्ट देते हो। क्योंकि भाई देखो एक जो एलएलबी में जो बंदा होता है वो बहुत सी चीज़ें पढ़ता है, इतनी डाइवर्सिफिकेशन है एलएलबी कोर्स का। आप धरती से लेके आसमान तक एयर स्पेस कंट्रोल के रूल्स पढ़ते हो, आप ज़मीन में जो भी आपका ये है टेरिटोरियल उसके रिगार्डिंग पढ़ते हो, ठीक है। और फिर आप इन्वायरमेंट से रिगार्डिंग सारे रूल पढ़ते हो, फिर आपका क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के रिगार्डिंग पढ़ते हो आप, ठीक है, ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग पढ़ते हो, फिर आपका जो लॉ ऑफ सी है वो पढ़ते हो। मतलब इतने सब्जेक्ट्स हैं ना कि आप मतलब सोच नहीं सकते। और यूपीएससी का डिमांड ही यही है, यूपीएससी की डिमांड ही यही है कि हमें ऐसा बच्चा चाहिए जो एक चीज़ को अलग अलग सब्जेक्ट से इंटरलेट कर पाए। तो अगर आपने लो कर लिया तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। यूपीएससी आप सोच सकते हो लो ऑप्शन लेके, जो भी जनरल अवेयर, जो भी आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर आते हैं उसमें आप बहुत अच्छा करोगे, ये मेरी गारंटी है। आईबीपीएस एसबीआई वगैरह इनके फॉर्म निकलते रहते हैं, कई बार इनकी बहुत कम वैकेंसीज आती हैं, 3 या 4 5 6, तो वो आपको देखना पड़ेगा भाई। अगर आप केवल कंपटीशन एग्जाम से फोकस करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। पॉलिटिक्स वगैरह के लिए आपके कनेक्शंस अच्छे हैं, आपकी स्किल्स अच्छी हैं, आप कॉलेज में ही पॉलिटिकली एक्टिव थे तो आप उसमें भी अपना कैरियर बना सकते हो, वो आपकी चॉइस है। और आप जर्नलिज्म में बना सकते हो कि भाई आपको मीडिया के अंदर आना है। मीडिया के अंदर भी बहुत सी चीज़ें आती हैं कि भाई आप 2D में आ रहे हो, 3D में आ रहे हो। 3D में यानी कि आप टीवी की रिपोर्टिंग कर रहे हो, 2D में बात करें तो हम, या आप न्यूज़पेपर मैगजीन्स इनमें आप काम कर रहे हो, अच्छे अच्छे कॉलम्स लिख रहे हो। तो ये भी आज का अगर हम सोसाइटी देखें तो अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट की ज़रूरत है सोसाइटी को। तो आप यहाँ पे भी अपना देख सकते हो कि भाई मुझे इस फील्ड में भी अपना कैरियर बना सकते हो। तो हम देखें तो मोटा मोटा यही आपकी ब्रांचेज हैं। अगर आपको जो भी अच्छा लगता है आप इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए। बाकी हम क्या करेंगे, अभी एक सीरीज़ निकालूंगा मैं, उसके अंदर क्या करेंगे, पूरा एक रोड मैप बनाऊंगा कि भाई आपको अगर ओल्ड स्कूल एडवोकेसी में अपना कैरियर बनाना है तो AOR तक आपको पहुंचना पड़ेगा। AOR तक पहुंचने के लिए क्या क्या आपको स्टेप्स का ध्यान रखना है, 4-5 साल में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे एक एक दिन आप यूटिलाइज करो, कौन कौन सी स्किल्स आपको आनी चाहिए, ड्राफ्टिंग कैसे अच्छी करें, प्रोफेशनल एथिक्स कैसे अच्छा करें, ठीक है, पूरा रिकॉर्ड कैसे अच्छा करें अपना। तो उस बारे में हम बात करेंगे, रोड मैप टू एडवोकेसी ओल्ड स्कूल के बारे में।
और अगर आपको कॉर्पोरेट लॉयर मॉडर्न स्कूल में आपको एडवोकेसी करनी है तो उसके रिगार्डिंग हम क्लैट पीजी की तैयारी करवाएंगे, ठीक है। अगर जो मैंने आपको बताया था सर्वे, अगर उसमें क्लैट पीजी के अच्छे वोट आते हैं तो फिर क्लैट पीजी की तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। और फिर आपका जुडिशरी का तो है, क्योंकि जुडिशरी के लगभग 65% बच्चे 150 में से कह रहे हैं कि सर जुडिशरी की प्रिपरेशन करवाइए, तो हम जुडिशरी की प्रिपरेशन डेफिनेटली शुरू करेंगे। और एक आपका यूजीसी नेट है, यूजीसी नेट के अंडर आपका सीयूटी पीजी एलएलएम और यूजीसी नेट, इन दोनों की कंबाइंड स्टडी हो सकती है आराम से, क्योंकि सीयूटी पीजी एलएलएम का जो लेवल है वो यूजीसी नेट का ही है। तो इन दोनों एग्जाम की अलग अलग तैयारी नहीं होती, यूजीसी नेट की आपको तैयारी करनी पड़ेगी। इनडायरेक्टली आपकी सीयूटी पीजी की तैयारी हो जाएगी, और सीयूटी पीजी की तैयारी करोगे तो इनडायरेक्टली आपकी यूजीसी नेट की तैयारी हो जाएगी। और इसके अंदर आपको पता है कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं अलग अलग, आईबीपीएस एसबीआई वगैरह, उनका आप सिलेबस देख के यहाँ पे आपको थोड़ा सा खुद से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ही छोटे छोटे एग्जाम होते हैं। इनकी पोस्ट महीने में 1.5-2 महीने में आ भी जाती है, उनका एग्जाम भी हो जाता है, बड़ा फास्ट प्रोसेस होता है। तो ये अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो इन्हीं के बेस पे आप ये वाले कंपटीशन एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश का ख्याल रखिए। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है, जो भी आप मैंने आज इस वीडियो में बताया कि भाई कैरियर्स के रिगार्डिंग, या फिर कुछ भी आप ऐसा चाह रहे हो कि सर ऐड ऑन करके बता दीजिए हमें, उस बारे में, उस एग्ज़ाम के बारे में बता दीजिए, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेके आ जाऊँगा।